हेलो स्टूडेंट्स, श्रीमती मोहन देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और इसमें हम पढ़ रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ख्याति का मूल्यांकन। आज की क्लास में हम इस चैप्टर का 13वां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, मिस्टर सोनू एक जनरल स्टोर चलाता है। इसका भूस्वामी जिसे वह 700 रुपए प्रति माह किराया चुकाता है। तो जनरल स्टोर चलाता है सोनू और ये जनरल स्टोर उसने किराए पर लेकर रखा है और वो 700 रुपए प्रति माह इस जनरल स्टोर के मालिक को चुकाता है। उसके व्यवसाय को खरीदने का इच्छुक है। इसका भूस्वामी जिसे वह 700 रुपए प्रति माह चुकाता है उसके व्यवसाय को खरीदने का इच्छुक है और इसका जो भूस्वामी है, जो उस जनरल स्टोर का जो मालिक है, वो इस जनरल स्टोर को खरीदना चाहता है। पिछले 4 वर्षों के लाभ निम्न प्रकार थे। तो जब इस व्यवसाय को खरीदना चाहता है तो ख्याति का मूल्यांकन किया जाएगा और इसके लिए हमको पिछले 4 वर्षों के लाभ दिए गए हैं क्वेश्चन में। 2015 में 1 लाख रुपए, 2016 में 1,04,000, 2017 में 1,20,000 और 2018 में 1,50,000। तो देखने पर तो प्रत्येक वर्ष लाभ में बढ़ोतरी हो रही है, लाभों में लगातार वृद्धि की प्रवृत्ति पाई गई है। लेखों की जांच करने पर निम्नलिखित बातें प्रकट हुई और जब इन 4 वर्षों के पिछले 4 वर्षों के लेखों की जांच हुई तो निम्नलिखित बातें प्रकट हुई। हमने बात की थी कि ख्याति का मूल्यांकन करने के लिए हम भविष्य में कायम रहने वाले लाभों को आधार अपना सकते हैं और भविष्य में कायम रहने वाले लाभों का अनुमान लगाने के लिए हम पिछले वर्षों के लाभ देखते हैं। भूतकाल में जो लाभ कमाए गए हैं उनके आधार पर ही हम भविष्य के संबंध में कमाए जाने वाले लाभों का अनुमान लगा सकते हैं। तो पिछले वर्षों के लाभ अगर दिए गए हों और उन वर्षों में लाभ ज्ञात करते समय अगर किन्हीं असाधारण मदों को शामिल किया गया हो, यानी कि असाधारण हानि और असाधारण लाभ को शामिल किया गया हो, या फिर पिछले वर्षों के लेखों में अगर कोई गलतियां की गई हो तो उन गलतियों को सुधार कर और असाधारण मदों के संबंध में समायोजन करके हम समायोजित लाभ ज्ञात करेंगे और फिर उनके आधार पर हम भविष्य में कायम रहने वाले लाभ ज्ञात करेंगे। तो लेखों की जांच की गई है पिछले 4 वर्षों की और निम्नलिखित बातें प्रकट हुई हैं। 1 दिसंबर 2014 को एक प्लांट जिसकी लागत 30,000 रुपए थी क्रय किया गया। तो 1 दिसंबर 2014 यानी कि 14-15 में, वर्ष 2014-15 में एक प्लांट जिसकी लागत 30,000 रुपए थी क्रय किया गया। उसे उस वर्ष का आयगत व्यय मान लिया गया। अभी गलती कर दी गई। एक प्लांट खरीदा गया था 30,000 रुपए का, जिसको पूंजीगत करना था, संपत्ति के रूप में दिखाया जाना था, प्लांट की लागत में इसको जोड़ना था, लेकिन इसको आयगत व्यय मानकर, रेवेन्यू एक्सपेंसेस मानकर इसको लाभ हानि खाते से पूरा का पूरा 30,000 रुपए घटा दिया गया। तो इसके संबंध में हमको समायोजन करना पड़ेगा वर्ष 2014-15 के लाभों में। दूसरा है, कंपनी द्वारा अपेक्षित मूल्य पर 10% कर्मागत मूल्य ह्रास लगाया जाता है। तो कर्मागत मूल्य ह्रास विधि, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड जो है डेप्रिसिएशन का अपनाया जाता है और 10% जो है दर से मूल्य ह्रास लगाया जाता है। 2015-16 वर्ष में अंतिम स्टॉक का मूल्य 12,000 रुपए अधिक लगाया गया। तो 2015-16 यानी कि 2016 के लाभों में भी गलती की हुई है कि जो क्लोजिंग स्टॉक है, अंतिम स्टॉक है, उसका मूल्य 12,000 रुपए अधिक लगाया गया है। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन कर लिया जाए, उससे लाभों में बढ़ोतरी हो जाएगी। अगर क्लोजिंग स्टॉक के मूल्य में वृद्धि हो जाए गलती से तो ग्रॉस प्रॉफिट में भी वृद्धि हो जाती है। इस वजह से ये जो मूल्य अधिक लगाया गया है अंतिम स्टॉक का, इसको हमको लाभों में से वापस घटाना पड़ेगा। और जब 2015-16 वर्ष का अंतिम स्टॉक अगर अधिमूल्यांकित है तो इसका मतलब अगले वर्ष का 2016-17 का प्रारंभिक स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक भी अधिमूल्यांकित होगा। तो इसका एडजस्टमेंट केवल 2015-16 के लाभों में भी नहीं होगा, बल्कि 2016-17 के लाभों में भी हमको इसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। 2015-17 का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 2016-17 का ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा और ओपनिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यूड है, अधिमूल्यांकित है, तो लाभों में कमी होती है। तो 2016-17 के लाभों में कमी हुई है तो 12,000 रुपए हमको ऐड करके इसके लाभों में फिर से इसके 2016-17 के सामान्य लाभ ज्ञात करने होंगे। अगला है, ख्याति के मूल्यांकन के लिए प्रबंधकीय लागत के संबंध में 24,000 रुपए लगाना है। तो जब हम ख्याति का मूल्यांकन करने जाएंगे तो भविष्य में कायम रहने वाले लाभों की गणना करते समय प्रबंधकीय लागत के संबंध में 24,000 रुपए हम घटाएंगे और ये 24,000 रुपए वार्षिक दिए हुए हैं। भविष्य में कायम रहने वाले लाभों के 3 गुने के आधार पर ख्याति का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मिस्टर सोनू का भूस्वामी मिस्टर सोनू के व्यवसाय को खरीदना चाहता है और इसके लिए हमको भविष्य में कायम रहने वाले लाभों के 3 गुने के आधार पर ख्याति का मूल्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम जो भविष्य में कायम रहने वाले लाभों को ज्ञात करने के लिए जो पहला स्टेप है, एडजस्टेड प्रॉफिट की कैलकुलेशन, वो हम करेंगे।
प्रॉफिट। यस लिख देंगे 2014-15, 2015 का मतलब 2014-15, 15-16, 2016-17 और 2017 का 4 वर्ष दिए गए। पर्टिकुलर्स यहां हम विवरण लिख देंगे। प्रॉफिट्स फॉर द ईयर 2014-15 का 1 लाख, 15-16 का 1,04,000, 1,20,000 और 1,50,000। अब एडजस्टमेंट करना है पहला कि 2014-15 में 1 दिसंबर 2014 को प्लांट खरीदा गया 30,000 रुपए का और उसको आयगत में मान लिया गया। इसका मतलब 2014-15 के जो लाभ है उनमें से 30,000 रुपए प्लांट खरीदने के घटाए हुए हैं, डेबिट किए हुए हैं आयगत में मानकर, तो इसको हमको वापस ऐड करना पड़ेगा। ऐड परचेज ऑफ प्लांट treated as revenue expenses, इसको हमको वापस 30,000 रुपए ऐड करने पड़ेंगे क्योंकि गलती से इसको खर्चा मानकर लाभ हानि खाते से घटा दिया था। और 30,000 रुपए को हमको प्लांट की लागत में शामिल करना चाहिए था, इनको पूंजीगत करना चाहिए, पूंजीकृत करना चाहिए था, संपत्ति माना जाना चाहिए था। तो संपत्ति पर 10% मूल्यह्रास लगाया जाता है। तो क्या किया जाना चाहिए था, जब 1 दिसंबर 2014 को प्लांट खरीदा गया 30,000 रुपए का, तो इस प्लांट पर केवल 4 महीने का मूल्यह्रास लगाया जाना चाहिए था लाभ हानि खाते में से, ना कि इसको आयगत व्यय माना जाना चाहिए था। लेकिन आयगत व्यय मान लिया गया तो हम इसको लाभ हानि खाते में जो डेबिट किया गया था, इस वजह से लाभों में कमी हुई थी, तो इस खर्चे को हम वापस ऐड कर देंगे 30,000 रुपए को। और जो वास्तव में किया जाना चाहिए था कि 30,000 रुपए पर 10% मूल्यह्रास लगाया जाना चाहिए था, वो मूल्यह्रास हम लगाएंगे 2014-15 के लाभों में से घटाएंगे और लेस करेंगे डेप्रिसिएशन on plant for 4 months or 2014-15। अब ये जो डेप्रिसिएशन लगाएंगे प्लांट पर, ये प्रत्येक वर्ष लगाया जाएगा क्योंकि प्लांट पर हर साल संपत्तियों पर हर साल मूल्यह्रास लगाया जाता है। तो 2014-15 में 1 दिसंबर 2014 को खरीदा गया, इसलिए दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 2014-15 में केवल 4 महीने के लिए मूल्यह्रास लगाया जाएगा और बाकी आगे 3 वर्षों में पूरे वर्ष के लिए इस 30,000 का मूल्यह्रास लगाया जाएगा। और जो मूल्यह्रास लगाया जाता है वह क्रमागत मूल्यह्रास पद्धति से लगाया जाता है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड से लगाया जाता है। तो पहले साल 4 महीने के लिए मूल्यह्रास लगाया जाएगा 2014-15 में, तो 30,000 का 10% होता है 3,000 पूरे वर्ष का। लेकिन ये 12 महीने का है तो 12 का भाग लगाकर 4 से गुणा करें तो आएगा 1,000 रुपया। जिनको हमको घटाना है, माइनस है, उनको हम ब्रैकेट में लिख देंगे नेगेटिव अमाउंट। फिर अगले साल 30,000 प्लांट की लागत थी जिसमें से 1,000 मूल्यह्रास लगा दिया गया, तो अप्लिखित मूल्य बचता है 29,000 रुपए। अप्लिखित मूल्य पर लगाना है प्रत्येक वर्ष 29,000 रुपए। तो 29,000 का 10% अगले वर्ष डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा 2,900 रुपए। लेकिन 14-15 में केवल 4 महीने का लगाया गया है 1,000 रुपए। फिर 29,000 में से 2,900 घटाने के बाद अगले साल 2016-17 में अपेक्षित मूल्य बचता है 26,100 और 26,100 पर 10% मूल्यह्रास लगाएंगे 2,610 रुपए। और फिर उसके अगले साल 2017-18 में 26,100 में से मूल्यह्रास लगा देंगे 2,610 रुपए और
जो अपेक्षित मूल्य बचेगा वो बचेगा 23,490 और 23,490 पर 10% मूल्य ह्रास लगाएंगे 2349 का 2,349 रुपए का। तो इस प्रकार से जो प्लांट खरीदा था 1 दिसंबर 2014 को उसकी जो लागत को आयकर में मान लिया गया था उसको हम वापस ऐड कर देंगे लाभ में, और इस प्लांट की लागत पर जो मूल्य ह्रास लगाया जाना चाहिए था उस मूल्य ह्रास को हम लाभों में से घटा देंगे। तो इस प्रकार से ये एडजस्टमेंट किया जाएगा। अगला है 2015-16 वर्ष में अंतिम स्टॉक का मूल्य 12,000 रुपए अधिक लगाया गया। तो ऐड और लेस करेंगे ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन किया गया है और अंतिम स्टॉक का मूल्य अगर ज्यादा लगाया जाता है तो इसका प्रभाव पड़ता है ग्रोस प्रॉफिट पर। ग्रोस प्रॉफिट बढ़ जाते हैं क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा दिखाने से। तो 2015-16 में 12,000 रुपए वापस घटाए जाएंगे लाभों से, क्योंकि गलती से अंतिम स्टॉक का मूल्य ज्यादा दिखा दिया गया था, इस वजह से लाभ भी ज्यादा दिखाए गए हैं 12,000 रुपए से। और इसका प्रभाव केवल 2015-16 के लाभों पर ही नहीं पड़ा बल्कि 2016-17 के लाभों पर भी पड़ा है, क्योंकि 2015-16 का जो क्लोजिंग स्टॉक है, अंतिम स्टॉक है, वो अगले वर्ष के लिए प्रारंभिक स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक है। तो अगले वर्ष भी जो प्रारंभिक स्टॉक है 2016-17 में वो 12,000 रुपए से ज्यादा दिखाया गया है। तो जब ओपनिंग स्टॉक ज्यादा दिखाया जाता है तो इसका प्रभाव पड़ता है कि लाभों में कमी आती है। तो अगर ओपनिंग स्टॉक ज्यादा दिखाए गए तो लाभ कम दिखाए गए हैं, तो इसको वापस जोड़ दिया जाएगा, ऐड किया जाएगा। तो ब्रैकेट में है इसका मतलब इसको घटाएंगे और 12,000 रुपए ऐसे लिखा हुआ बिना ब्रैकेट के, इसका मतलब इसको लाभों में जोड़ा जाएगा। तो इसके संबंध में ये एडजस्टमेंट किया जाएगा। और बाकी पिछले वर्षों के लाभों में कोई एडजस्टमेंट करना नहीं है। जो भी एडजस्टमेंट करने हैं अब आगे भविष्य के संबंध में करने होंगे। तो हम एडजस्टेड प्रॉफिट्स अब 4 वर्षों के लिए ज्ञात कर लेंगे। तो 2015-16 का एडजस्टेड प्रॉफिट 1,29,000 और 1,04,000 माइनस 2900 माइनस 12,000 89,100 है 2015-16 का, और 1,20,000 में से 2,610 माइनस करेंगे और 12,000 ऐड कर देंगे। तो 1,29,390 2016-17 का एडजस्टेड प्रॉफिट है और 1,50,000 में से 2,349 घटाएंगे तो 1,47,651 है 2017-18 का एडजस्टेड प्रॉफिट। दूसरा स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। पिछले वर्षों के लाभों का औसत ज्ञात करेंगे और उसके आधार पर यह अनुमान लगाएंगे कि भविष्य में औसतन कितने लाभ कायम रहेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट, तो अगर क्वेश्चन में देखें बिना एडजस्टमेंट के तो प्रत्येक वर्ष लाभ में बढ़ोतरी हो रही है, लगातार वृद्धि की प्रवृत्ति पाई गई है। तो इसके आधार पर हमको भारित औसत ज्ञात करना चाहिए था। लेकिन जब हम एडजस्टेड प्रॉफिट्स को देखें तो 2015-16 में लाभों में कमी आई है, फिर से लाभों में बढ़ोतरी होगी और फिर लाभ बढ़ रहे हैं। तो लगातार अब जो है समाजिक लाभों में कोई लगातार वृद्धि की प्रवृत्ति नहीं पाई जा रही है, इसलिए इसका साधारण औसत सिंपल एवरेज ही ज्ञात करना उचित रहेगा। तो एवरेज ज्ञात करेंगे तो 1,29,000 प्लस 89,100 प्लस 1,29,390 प्लस 1,47,651, चारों वर्षों के लाभ का टोटल करके 4 का भाग लगा देंगे तो औसत लाभ ज्ञात हो जाएंगे। टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट्स ऑफ गिवन नंबर ऑफ इयर्स अपॉन नंबर ऑफ इयर्स, ये फॉर्मूला होता है। यानी कि जो एडजस्टेड प्रॉफिट्स हमने ज्ञात किए हैं उन सबको टोटल कर देंगे और जितने वर्षों के लाभों का हमने टोटल किया है उतने वर्षों की संख्या का हम भाग लगाकर साधारण औसत ज्ञात कर लेते हैं। तो 1,29,000 प्लस 89,100 प्लस 1,29,390 1,47,651
51 और इसे भाग लगा देंगे 4 का, तो ये आता है 1,23,785, 1,23,785 रुपए अप्रोक्स। तो औसत लाभ है 1,23,785 और यही औसत लाभ भविष्य में कमाए जाने की संभावना है। लेकिन भविष्य में कुछ परिवर्तन होने की संभावना है इस आय में। वो क्या है? एक तो लिखा है कि ख्याति के मूल्यांकन के लिए प्रबंध के लागत के संबंध में 24,000 रुपए वार्षिक लगाना है। तो ख्याति के मूल्यांकन के लिए प्रबंध की लागत जो है प्रत्येक वर्ष लगाई जाएगी। तो प्रत्येक वर्ष प्रबंध की लागत लगेगी 24,000 की, तो लाभों में कमी आएगी। तो तीसरा स्टेप होता है, हम कैलकुलेशन करेंगे फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स की। तीसरे स्टेप में औसत लाभ ज्ञात करने के बाद इन औसत लाभों में भविष्य के संबंध में अगर कोई परिवर्तन होने की संभावना है लाभों में, तो हम उन परिवर्तनों का समायोजन करके भविष्य में कायम रहने वाले लाभ ज्ञात करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। तीसरा स्टेप, कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। पर्टिकुलर्स अमाउंट, एवरेज प्रॉफिट है 1,23,785, लेस कर देंगे मैनेजमेंट कॉस्ट, 24,000 रुपए वार्षिक मैनेजमेंट कॉस्ट आएगी, उसको रखते हैं 99,785 रुपए। लिखा है ख्याति के मूल्यांकन के लिए प्रबंध की लागत के संबंध में 24,000 रुपए वार्षिक लगाना है। तो भविष्य में कोई मैनेजमेंट कॉस्ट होने की संभावना है 24,000 रुपए वार्षिक, तो वो हम औसत लाभों में से घटाएंगे और 99,785 रुपए भविष्य में लाभ होंगे इसको घटाने के बाद में। अब लाभों के संबंध में भविष्य के संबंध में एक और समायोजन करने की आवश्यकता है, और वो ये है कि जो मिस्टर सोनू है, मिस्टर सोनू जनरल स्टोर चला रहा है किराए की दुकान में, किराए पर लेके रखा है इसने, और इसका जो भूस्वामी है वह 700 रुपए प्रति माह किराया वसूल करता है। तो जब ये अपने लाभ ज्ञात करता है तो 8,400 रुपए वार्षिक ये किराए के घटाने के बाद में लाभ ज्ञात किए जाते हैं। 8,400 रुपए किराए का एक खर्चा ये दिखाता है लाभानी खाते में। लेकिन अब इस व्यवसाय को इसका भूस्वामी खरीद रहा है, इसलिए भूस्वामी को भविष्य में किराया चुकाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो भविष्य में अगर किसी खर्चे के बंद होने की संभावना है, कोई खर्चा ना होने की संभावना हो, तो उस राशि को हम भविष्य में कायम रहने वाले लाभों की गणना करते समय औसत लाभों में जोड़ते हैं। क्योंकि ये खर्चा भविष्य में 8,400 रुपए का बंद हो जाएगा, इससे 8,400 रुपए से लाभ भविष्य में बढ़ जाएंगे। तो इसको हम ऐड करेंगे, रेंट ऑफ जनरल स्टोर 700 रुपए एक महीने के, तो 12 महीने के 8,400 और 99,785 में 8,400 रुपए जोड़ देंगे, क्योंकि इस खर्चे की भविष्य में ना होने की संबंध होने की संभावना है, ये खर्चा बच जाएगा, तो इससे लाभ बढ़ जाएंगे। तो 1,08,185 रुपए फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट है। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स कहा है भविष्य में कायम रहने वाले लाभों के 3 गुने के आधार पर ख्याति का मूल्यांकन करना है। तो वैल्यू ऑफ गुडविल होगी, वैल्यू ऑफ गुडविल होगी भविष्य में कायम रहने वाले लाभ का 3 गुना। 1,08,185 को 3 से गुणा कर देंगे तो आएगा 3,24,555 रुपए, और यही ख्याति का मूल्य है। तो आज की क्लास में इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।